अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 31 बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी की सारी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी कि बायोटेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, लाइफ में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमने आगे पढ़ा था रेड बायोटेक्नोलॉजी भी हम लोगों ने रीड कर ली थी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी भी रीड कर ली थी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी भी रीड कर ली थी। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था विच इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हम लोग ब्लू बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही पढ़ ली थी कि ब्लू बायोटेक्नोलॉजी ऐसी बायोटेक्नोलॉजी है जो मैरीन या फिर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करे। ठीक है, ये तो आप लोगों ने उस पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार हम लोग प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। पेज नंबर 66 पे आ जाओ। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। Blue biotechnology is concerned with the application of molecular biological methods to marine and freshwater organisms. Blue biotechnology ऐसी बायोटेक्नोलॉजी है जो बायोलॉजिकल मेथड्स को इस्तेमाल करके मैरीन या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को यूज दे, उनको एप्लीकेशन दे, उनको इस्तेमालात दे। ठीक है, मैरीन ऑर्गेनिज्म वो जो समुद्री जानदार होते हैं। ठीक है, समुद्री पानी के अंदर जितने भी जानदार होते हैं, सी के अंदर, ओशन के अंदर। इसके अलावा फ्रेश वाटर जो मीठे पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर बायोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना किस में आ जाता है? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। जितना भी फ्रेश वाटर मैरीन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी होगी, जितने भी बायोलॉजिकल मेथड्स इस्तेमाल होंगे उनको बेनिफिट देने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उस बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डेरिवेटिव्स for purpose such as increasing seafood supply and safety, controlling the proliferation of noxious waterborne organisms and developing new drugs। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 67 पे। ठीक है, अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी? ये बायोटेक्नोलॉजी इस वजह से इंट्रोड्यूस हुई थी ताकि जितने भी हम लोग फ्रेश वाटर या मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, उनको हिफाजत दे सकें। इसके अलावा सी फूड की सप्लाई हम लोग मेंटेन कर पाएं। ठीक है, इसके अलावा जो पानी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं उनको हम लोग उन पानी से होने वाली बीमारियों को नुकसानदेह हम लोग ना बना पाए। इसके अलावा न्यू ड्रग्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का सारा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी कि फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग क्या और कौन कौन से फायदे हासिल कर सकते हैं। पहला, बायोटेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू चेंज आवर वर्ल्ड। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की इस्तेदाद है कि वो हमारी पूरी की पूरी दुनिया को तब्दील कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फ्यूचर में इतनी ज्यादा ताकत हो जाएगी कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया को भी ये तब्दील कर सकता है, ये मुमकिन है, इस्तेदाद है। ठीक है, इसके अलावा कमिंग ईयर्स में विटनेस द होल न्यू वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, डीलिंग विद डेडली डिजीज एंड हैंडलिंग फ्यूचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आने वाले साल ये गवाही दे सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो उससे हम लोग ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब फसलें उगाने के नए तरीके दरियाफ्त कर सकते हैं। बिल्कुल एक नया तरीका आ जाएगा क्रॉप्स फसलें उगाने का। इसके अलावा हम लोग जानलेवा बीमारियों को डील करने के बेहतर तरीके ईजाद कर चुके होंगे। इसके अलावा हम लोग जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी माहौलियाती मसाइल हैं, उनको भी हैंडल करने के लिए न्यू वेज ड्राइव कर चुके होंगे, नए रास्ते अपना चुके होंगे या नए रास्ते जो उनसे इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे माशरे में। ये फ्यूचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है कि बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होगा, कि मुस्तकबिल में बायोटेक्नोलॉजी से हम लोगों को और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहली बात ये कि हम लोग ग्रोइंग क्रॉप्स के न्यू वेज ड्राइव कर सकते हैं, मतलब फसलें उगाने के नए तरीके ईजाद हो जाएंगे फ्यूचर में। इसके अलावा जितनी भी जानलेवा बीमारियां उनको डील करने का नया तरीका आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी माहौलियाती मसाइल उनको हैंडल करने के तरीके नए इजाद हो जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। फ्रॉम आवर मेडिसिन टू फूड बायोटेक्नोलॉजी, हमारी अद्वियात से लेके खुराक तक जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी है ऑफर्स ऑल न्यू हेल्थियर वेज टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो मुसलसल अब से लेके मुस्तकबिल तक या गुज़िश्ता ज़माने से मुसलसल ये क्या करती आ रही है? हेल्थियर वे ला रही है, सेहतियाबी वाले रास्ते ला रही है ज़िंदगी को, और भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में और भी सेहतियाबी वाली ज़िंदगी लाने के लिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत से ऐसे रास्ते ला रही है जिस जिंदगी के पहलू में जिससे हम लोग और भी हेल्थियर लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, इन द फ्यूचर एज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
बायोटेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल में क्या होगा, चिल्ड्रन विल बी प्रोड्यूस इन हैचरी रेदर देन बॉर्न, बच्चे जो होंगे उनको पैदा नहीं किया जाएगा बल्कि उनको हैचिंग एग्स की तरह प्रोड्यूस किया जा सकता है। हैचरी एक ऐसी जगह जहाँ पर अंडे हैच किए जाते हैं, हैचिंग एग्स होती है, अ प्लेस वेयर हैचिंग एग्स आर प्रोड्यूस, मतलब वहाँ पर अंडे दिए जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल ये होगा कि बच्चों को पैदा करना नहीं पड़ेगा बल्कि उनको हम लोग हैचरी में भी बना सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर इसके अलावा parents will be able to choose which of their gene combination they want to hand down their चिल्ड्रन। इसके अलावा पेरेंट्स ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी इंतखाब कर सकते हैं कि वो अपनी कौन सी खसूसियात अपने बच्चों को हैंड डाउन कर सकते हैं। ये तो फिलहाल अभी देखें तो इतनी कोई खास इसमें टेक्नोलॉजी नहीं आई कि वालिदैन अपनी खसूसियात मुकम्मल तौर पर कोई स्पेसिफिक खसूसियात अपने बच्चों को दे सकें, लेकिन फ्यूचर में ये गारंटी जरूर दी जाएगी कि आगे जाके जो पेरेंट्स हैं वो हैंड डाउन कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक जीन्स को अपने बच्चों के अंदर, ठीक है। मैनी टेक्निक्स लाइक क्रेटोजेनेटिक्स, xenotransplantation, proteomics, DNA microarrays are ready to add new horizons और टू दी एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सी टेक्निक्स ऐसे ड्राइव हो चुकी हैं जो मुस्तकबिल में बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। मिसाल के तौर पर इन्होंने सबसे पहले बात की है क्राइटोजेनेटिक्स। क्राइटोजेनेटिक्स बेसिकली स्टडी है किस चीज़ की, टिश्यू की, ब्लड की, बोन मैरो की। इन सब की स्टडी क्यों की जाती है इस टेक्निक के अंदर, इन सब की स्टडी इस टेक्निक के अंदर इसलिए की जाती है ताकि क्रोमोसोम्स के अंदर जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उनको लुक आफ्टर किया जाए, उनको देखा जा सके, ठीक है। इसके अलावा जीनो ट्रांसप्लांटेशन की बात की गई, ये तो हर बच्चे को पता है कि ये कौन सी होती है। ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें लिविंग सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। ऑर्गन्स को, चाहे टिश्यूज को, चाहे सेल्स को जो है ना एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है। डीएनए माइक्रोएरेज ये एक लेबोरेटरी टूल है, ठीक है। लेबोरेटरीज के अंदर होता है, ये नेचुरल तौर पर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पोर्ट्स को ना, डीएनए वो पता है ही माइक्रोस्कोपिक, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। डीएनए के स्पोर्ट्स को कलेक्ट करना किस लिए, ताकि जीन्स के लेवल के एक्सप्रेशन को हम लोग मेजर कर सकें। इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए माइक्रोएरेज। तो ये सारी की सारी जितनी भी हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ी हैं, ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में न्यू आइडियाज, न्यू इंट्रोडक्शन ला रही है, ठीक है। इसके बाद एक मिस हो गया प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स बेसिकली स्टडी है प्रोटियोम्स की। प्रोटियोम्स आप लोगों ने कभी लफ्ज़ सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, प्रोटियोम्स सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादा सारी प्रोटीन्स को प्रोटियोम्स कहते हैं। उन प्रोटियोम्स की स्टडी को प्रोटियोमिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 68 पे। उसमें हम लोग नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, विच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। पीछे हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की सारी डिटेल पढ़ ली है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने बाकी उसकी 4 टाइप्स भी पढ़ ली है कि बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन सी किस्म की हो सकती है। हम लोगों ने आज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे, विच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी थोड़ा सा रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी की, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में यह है कि उसमें यह है कि बायोलॉजिकल मेथड्स यूज करके प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना बेनिफिट, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में सारा जीन्स से रिलेटेड है, ठीक है। जीन्स का आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है जीन्स। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम को अगर हम लोग बढ़ा करके देखें तो ये इस तरह करके होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं, एक सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम के अंदर जो होता है ना डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 धागों पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर यूं करके जीन पेयर, बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। बेस पेयर्स आप लोगों को पता होगा किनको कहते हैं, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, ठीक है। ये सारे के सारे बेस पेयर्स हैं। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर। अब ये जो जीन्स है ना, ये एक सीक्वेंस होती है, ये इतने पोर्शन को हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को जीन का पता हो सारों को, जीन किसे कहते हैं। जीन एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है बिल्कुल सेंटर में, अगर प्लांट्स वाला है तो उसमें साइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का बना हुआ होता है। डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस, बेस पेयर्स का सीक्वेंस, एडेनिन, थायानीन, गवानीन, साइटोसिन, इनके बेस पेयर्स के सीक्वेंस को जीन कहते हैं, ठीक है। ये जीन खुसूसियात रखता है, स्पेसिफिक फंक्शन रखता है, ठीक है, हेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक रखता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अब रीड कर लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग
specific genes from the chromosome of one organism and transplanting them into the chromosome of another organism in such a way that they become a reproductive part of new organism। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें किसी भी जानदार के क्रोमोसोम में से एक खास किस्म की जीन उठा ली जाती है जिसमें से हमने कोई ना कोई खसूसियत लेनी होती है, कोई ना कोई ऐसी जीन जिससे हमें फ़ायदा हासिल लेना होता है। उस जीन को हम लोग निकालते हैं और उसको दूसरे जानदार के क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरे जानदार के क्रोमोसोम के अंदर डाल देते हैं कि उससे हम लोग नया ऑर्गेनिज्म जो हासिल करें तो उसमें वो उस जीन वाली खसूसियात उसमें मौजूद हो। समझ आइए कि उसके दो जानदार हैं हमारे पास, ठीक है, एक के पास एक खसूसियत वाली जीन है, हम उसके क्रोमोसोम के अंदर से वो जीन ट्रांसफर कर देंगे दूसरे वाले के पास, तो जो खसूसियात इस आदमी में थी वो उस वाले आदमी में भी आ जाएंगी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड पुटिंग इट इनटू अनदर। ये वही डेफिनेशन उन्होंने दोबारा लिख दी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसमें एक जानदार से एक जीन रिमूव की जाती है और उसको दूसरे जानदार के अंदर डाल दी जाती है। Often अक्सर the removed genes are put into bacteria or yeast cells so that scientists can study the gene or the protein it produces more easily। ठीक है, ज़्यादातर जो सी जीन है वो रिमूव करके बैक्टीरिया और यीस्ट के सेल के अंदर ज़्यादा डाली जाती है। बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर और यीस्ट के सेल्स के अंदर ये जीन ज़्यादा डाली जाती है। क्यों ज़्यादा इन दोनों सेल्स में डाली जाती है? क्योंकि ये सेल्स जो है ईजिली रेप्लिकेट कर जाते हैं, ईजिली हैंडल हो जाते हैं, इसके अलावा इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ईजी होती है। इस वजह से किसी भी जीन की अगर हम लोगों ने खसूसियात वगैरह पढ़नी है या साइंटिस्ट ने पढ़नी है, उसकी जीन की जांच पड़ताल करनी है, तो वो सारी की सारी जीन्स किस में डालेगा? बैक्टीरिया और यीस्ट में डालेगा ताकि वो जल्द से जल्द रिजल्ट हासिल कर सके। समटाइम्स जीन आर पुट इनटू अ प्लांट और एन एनिमल। बाज़ औक़ात वही जीन जो सी जानवरों में भी डालकर चेक कर ली जाती है और पौधों के अंदर भी डाली जा सकती है। फिर हम लोग कहते हैं कि ट्रांसजेनेटिक बैक्टीरिया हो गया, ट्रांसजेनेटिक प्लांट, ट्रांसजेनेटिक एनिमल्स, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूजेस देख लेते हैं, इस्तेमालात देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, रिसर्च, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड कैन बी यूज्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो किस किस फील्ड में आ सकते हैं? इनके इस्तेमालात मेडिसिन की फील्ड में भी आ सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंडस्ट्री में, रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, ज़राअत में भी, क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन, ठीक है, कि मेडिसिन की फील्ड के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। पेज नंबर 68 पे हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। In medicine, genetic engineering has been used to mass produce insulin, human growth hormones, treating infertility, human albumin, monoclonal antibiotics, vaccines and many other drugs। अब मेडिसिन के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या किरदार है? मेडिसिन के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कर रही है? मेडिसिन के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए, बहुत से ड्रग्स बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है। मैं वन बाय वन बता देती हूँ। इंसुलिन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, खुद भी बनाते हैं, लेकिन जब हमारे जिस्म वो बनाना खत्म कर दे तो फिर ये आर्टिफिशियली तौर पर लेबोरेटरीज के अंदर वगैरह और लैब्स वगैरह के अंदर जो है ना इंसुलिन बनाने की जरूरत होती है, तो वो जीन्स सारा का सारा बनाती है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ के लिए जिस हार्मोन की ज़रूरत होती है HGH, उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए ऐसी माएँ जो प्रेग्नेंट ना हो सकें, प्रेग्नेंट होने के काबिल ना हो सकें, तो इसका इलाज करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मतलब क्लोनिंग की वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनको बनाने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। वैक्सीन्स का आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? किसी भी बीमारी के खिलाफ, ठीक है, अद्वियात के इस्तेमाल को वैक्सीन्स कहते हैं, और ड्रग्स वगैरह इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मेडिसिन में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, ठीक है। द फर्स्ट टू कमर्शियली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वर इंसुलिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बोथ ऑफ विच वर
कल्चर्ड इन दी ई कोली बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले जो पहली 2 प्रोडक्ट्स बनाई गई थी जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक से, इधर लिखा हुआ है वर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही नाम है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पता नहीं क्या और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या, ये दोनों टेक्निक्स एक ही हैं, ठीक है। अब ये जो सी डीएनए टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले 2 प्रोडक्ट्स जो बनाए गए थे वो इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थे, और वो किससे बनाए गए थे? ई कोली बैक्टीरिया से, एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया से। एक बैक्टीरिया थी, उसके अंदर इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बनाए गए थे। किस टेक्निक से? जेनेटिकली इंजीनियर टेक्निक से, ठीक है। जीन थेरेपी इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ह्यूमंस बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव ह्यूमन जीन्स विद फंक्शनल कॉपीज। अब एक और मेथड है विच इज जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी में क्या होता है? ये भी एक बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है बल्कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक टाइप वाली एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी इंसानों की डिफेक्टिव जीन्स होती है, खराब हुई कोई ना कोई जीन होती है, किसी खराब, अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई जीन खराब हो जाए ना तो उससे हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। उस डिफेक्टिव जीन को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी की जाती है। जीन थेरेपी इस तरह की जाती है कि जो डिफेक्टिव जीन होती है उसको हटा के उसकी जगह बिल्कुल सही वाली फंक्शनल जीन डाल दी जाती है, ठीक है, ताकि वो आदमी उसको जो सी बीमारी हो रही है वो खत्म हो जाए, ठीक है। जीन थेरेपी का समझ आ गया ना कि मतलब जीन का इलाज, इंसानों के अंदर जो सी जीन डिफेक्ट है, खराब है, काम सही तरह नहीं करी तो उसको निकाल के एक नई जीन डाल देना। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू ट्रीट मल्टीपल डिजीजेस। जीन थेरेपी बहुत कामयाबी से काम कर रही है बहुत सी बीमारियों को ये इलाज के लिए। कौन कौन सी बीमारियां? एक्स-लिंक्ड SCID, ठीक है। एक्स-लिंक्ड SCID है, एक्स-लिंक्ड सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है। आप लोगों ने FSC में पढ़ी होगी और मैट्रिक में पढ़ी होगी। ये ज्यादातर जो सी है ना मेल्स के अंदर होती है, मर्दों के अंदर होती है। और क्या ये बेसिकली ना कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आता है, और इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। मतलब इम्यून सिस्टम के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाए, कोई ना कोई मसला आ जाए पेरेंट्स के अंदर, तो वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है, और ये ज्यादातर मर्दों में होता है। स्वेयर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है। क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, CLL, ठीक है। ये भी एक ब्लड का कैंसर है या बोन मैरो का, ठीक है, कैंसर, ब्लड और बोन मैरो के अंदर जो है ना कैंसर हो जाता है, ठीक है, CLL। इसको ट्रीट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? इसको ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज बेसिकली एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, एक ब्रेन की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, जिससे आप लोग मूवमेंट में अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, अपनी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे आप शेकिंग शुरू हो जाती है, आपकी स्टिफनेस शुरू हो जाती है। इसके बाद आप लोगों को चलने में, बोलने में बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं, ठीक है। तो समझ आ गई है ना कि जीन थेरेपी से हम लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां? जैसे कि पार्किंसंस डिजीज है, CLL है, इसके बाद एक्स-लिंक्ड SCID है, ठीक है। ये सारी की सारी बीमारियां जो सी जीन थेरेपी के ट्रीटमेंट से ही होती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के हम लोग रिसर्च में इस्तेमाल देख लेते हैं कि रिसर्च के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या किरदार अदा करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर नेचुरल साइंटिस्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत अहम टूल है, एक बहुत अहम आला है किनके लिए? ऐसे साइंटिस्ट जो नेचुरल फिनोमिनन पर स्टडी कर रहे हैं, कुदरती जितने भी यहाँ पर फिनोमिनन हो रहे हैं, प्रोसेस जितने भी अमल हो रहे हैं कुदरती तौर पर, उनको जो स्टडी करते हैं, जो लोग स्टडी करते हैं उनको नेचुरल साइंटिस्ट कहते हैं। तो नेचुरल साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक अहम आले की तरह, एक अहम आले के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक है। जीन्स एंड other genetic information from a wide range of organisms are transferred into the bacteria for storage, modification, creating genetically modified bacteria in the process. बहुत सी जीन्स और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो सी है ना, बहुत से जानदारों में से निकाल कर बैक्टीरिया के अंदर डाली गई है, ताकि उस बैक्टीरिया के अंदर हम उस जीन्स की स्टोरेज को पढ़ सकें, उस जीन की मॉडिफिकेशन को पढ़ सकें, जेनेटिकली मॉडिफाइड के बैक्टीरिया की क्रिएशन को हम लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो काफ़ी जानदारों में से उस जीन को निकाल कर बैक्टीरिया के अंदर डालकर हम लोग उस जानदार की स्टडीज कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया चीप, इजी टू ग्रो, क्लोनल, मल्टीप्लाई क्विकली, रिलेटिवली इजी टू ट्रांसफर एंड कैन बी स्टोर्ड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली।
अब बैक्टीरिया इस अमल के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? हर जीन की स्टडी के लिए उस जीन को बैक्टीरिया के अंदर क्यों डाला जाता है? इस वजह से बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है। पहली बात यह है कि बैक्टीरिया तो उनसे चीप है, बहुत सस्ते हैं। इसके बाद इजी टू ग्रो है, आसानी से ग्रो कर जाते हैं। मल्टीपल क्विकली, बहुत जल्दी डिवाइड हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर करना इनके अंदर किसी भी जीन को बहुत आसान होता है। इसके अलावा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये बिल्कुल स्टोर रहते हैं और ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली है, मतलब अनलिमिटेड होते हैं, जितने मर्जी हम लोग बना सकते हैं। Once a gene is isolated, it can be stored inside the bacteria, providing an unlimited supply for research. जब एक जीन को हम लोग फौरन बैक्टीरिया के अंदर डाल दें तो उस बैक्टीरिया के अंदर उस जीन की इतनी ज़्यादा कॉपीज बन जाती हैं कि हम लोग किसी भी रिसर्च के लिए जितनी मर्जी जीन्स इस्तेमाल कर लें वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल। Using genetic engineering techniques, one can transfer microorganisms such as bacteria or yeast, or transform cells from multicellular organisms such as insects or mammals with a gene coding for a useful protein such as enzymes, so that the transferred organism will ओवर एक्सप्रेस द डिजायर्ड प्रोटीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर इस तरह इस्तेमाल होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल ही चेंज कर सकती है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, उसके अंदर हम लोग अगर सेल्स डाल दें, उसके अंदर हम लोग चाहे मल्टी सेलर कोई ऑर्गेनिज्म हो जाए, इंसेक्ट्स हो जाए, मैमल्स हो जाए, उनके अंदर हम जीन डाल दें, यूजफुल प्रोटीन वाली जीन डाल दें, जैसे ऐसी जीन से जिससे हमें बहुत से फायदे हम लोग हासिल कर सकें, वो वाली जीन डाल के हम लोग उन जानदारों को वो फवायद हासिल उनको वो फवायद हम लोग दे सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड एनिमल्स कहेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह वो जो बेकार सा ऑर्गेनिज्म था ना, वो उस खसूसियात पर मुश्तमिल हो जाता है, ठीक है। वन कैन मैन्युफैक्चर मैस क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन बाय ग्रोइंग द ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म इन बायोरिएक्टर इक्विपमेंट यूजिंग टेक्निक्स ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड देन प्योरीफाइंग द प्रोटीन। जब आप लोग प्रोटीन की मैस क्वांटिटीज बना लेते हो जीन्स ट्रांसफॉर्म की मदद से, तो उससे हम लोग बहुत सी टेक्निक्स में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कौन को? इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के अंदर या प्रोटीन को प्योरीफाई करने से, ठीक है। ये सारी की सारी हम लोग खसूसियात हासिल कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम एग्रीकल्चर में क्या, ज़राअत में क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग फ़वाइद दे रहे हैं, ठीक है। One of the best known and controversial applications of genetic engineering is the creation and use of genetically modified crops। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग की एग्रीकल्चर के अंदर वो ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो जीन की जिनमें जीन डालकर उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया जाए उस फसल को, उसकी क्रिएशन और उसके इस्तेमाल जो उनसे एग्रीकल्चर में बहुत वाइडली स्प्रेड है, ठीक है। देयर आर 4 मेन गोल्स इन जनरेटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यहाँ पर 4 बड़े अहम मकसद हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाने के, ठीक है। वो 4 बड़े मकसद क्या हैं? पहला मकसद तो ये कि प्रोटेक्शन फ्रॉम दी इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, कि माहौलियाती खतरात जितने भी हैं, माहौलियाती खतरात कौन से हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, पैथोजेंस मतलब बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह, इंसेक्ट्स, वायरसेस वगैरह, इन सब से तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, पहला मकसद है कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल फसलों के अंदर इसलिए करते हैं ताकि हम लोग फसलों को माहौलियाती खतरात से बचा सकें। माहौलियाती खतरात जैसा कि ठंड वगैरह, वायरस वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह से बचा सके। देयर आर ऑल्सो फंगल एंड वायरल रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप्ड इन डेवलपमेंट। यहाँ पर बहुत सी ऐसी फसलें बन चुकी हैं और बन रही हैं जिनके अंदर वायरस और फंगल रेजिस्टेंस पहले से ही डाल दी जाती है, कि मतलब वो फंजाई वगैरह से और वायरस से रेजिस्ट रहते हैं, उनसे बचे रहते हैं, ठीक है। मॉडिफाई द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फॉर इंस्टांस increasing the nutritional value और providing more industrially useful quantities of the product। इसके अलावा क्रॉप्स को इस तरह मॉडिफाई किया गया है कि उनकी जितने भी क्वालिटी है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, जिसमें न्यूट्रिशनल पावर जो होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो इन्हेंस कर दी गई है, ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इसके अलावा क्रॉप्स की फसलों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो ना करें, बल्कि जल्दी जल्दी ग्रो करें, जल्दी जल्दी हम लोगों को खाने को मिले, ठीक है। Reduce the usage of chemicals such as fertilizers and pesticides, therefore decrease the severity and frequency of the damages and produced by this केमिकल पॉपुलेशन। और फसलों को इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड
किया जाता है ताकि उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स की स्प्रे ना करनी पड़े, उनके अंदर फर्टिलाइजर्स ना डालने पड़े। अगर आप लोग फर्टिलाइजर्स डालते हो या पेस्टिसाइड डालते हो तो उससे जो सी वो फसलें हैं वो केमिकली पोल्यूटेड हो जाती हैं, उसके केमिकल की वजह से थोड़ी सी आलूदगी आ जाती है उन फसलों के अंदर। तो उसको उसकी सेवेरिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी को से महफूज रखने के लिए हम लोग क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।